मर्डर हुए हैं दोनों भाइयों के, इसके लिए बारे में क्या कहेंगे? सही हुआ है। सही कैसे हो गया? सही है, इन्होंने भी अच्छे काम थोड़ी करे, मर्डर करे हैं, इनके साथ भी ऐसे ही होना है, लेकिन ऐसे नहीं मानना चाहिए था, बस ये गलत है। तो बुरा करेगा उसके साथ बुरा तो होना ही है, उनका भी मर्डर हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये है कि भाई पुलिस कस्टडी में इस तरीके से मारा गया, वो एक सोचने वाली बात है। रात के करीब 10 बजे के समय था। उस वक्त मोबाइल पर एक वीडियो आता है, उसमें देखा जाता है कि अतीक अहमद को तड़ातड़ गोलियां मारी जा रही है। उसी के साथ में जो उसका भाई अशरफ था, उसको भी गोली मारी जा रही थी। ये वीडियो जब मोबाइल पर चल रहा था तो लोगों ने पहली निगाह में देखने के बाद उन्हें यकीन नहीं आ पा रहा था कि आखिर जो पुलिस की कस्टडी में है, जो रात और दिन पुलिस के घेरे में चल रहे हैं, उन्हें इस तरह से कौन मार सकता है। हो सकता है किसी ने फेक वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की हो, मगर जब लगातार वो सोशल मीडिया को खंगालने की कोशिश करते हैं तो देखा जाता है कि व्हाट्सएप पर लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिन वीडियो में अशरफ और अतीक अहमद को गोलियां मारी जा रही थी। वो पुलिस की कस्टडी में थे, मीडिया उनको घेरे हुए थी, मीडिया उनसे सवाल कर रही थी और उनके ऊपर अचानक बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। पहली गोली अतीक के भेजे में माथे पे मारी जाती है और जिससे उसका भेजा बाहर आ जाता है, और उसी के साथ में जैसे ही मुड़कर अशरफ देखता है अपने भाई की तरफ, वैसे ही उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं बदमाश, और वहीं पर दोनों भाइयों को ढेर कर दिया जाता है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां अतीक अहमद और अशरफ को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल सभी सोशल मीडिया पर ये खबरें बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। पूरे देश भर में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ चर्चा आज के डेट में अतीक अहमद और अशरफ की ही चल रही है। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, धारा 144 लगी हुई है। और मैं फ़िलहाल बुलंदशहर के ऊपरकोट इलाके में मौजूद हूँ। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ ये कसाई बाड़े का इलाका कहलाता है। तमाम जो दुकानदार हैं वो अभी सभी कारोबार से अपने लगे हुए हैं। सब सामान्य यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरे छोर पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। तमाम जो लोग हैं सभी अपने काम से लगे हुए हैं। कोई भी किसी तरह की हलचल देखने के लिए शहर भर में नहीं मिली है। हालांकि चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है उसे तैनात कर दिया गया है और तमाम चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। और एक छोटी सी भी गलती अगर सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति करता है या फिर किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये खास तौर पर कहा है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। को अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर झांसी में कर दिया गया था और शुक्रवार में उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जाने के लिए अतीक अहमद ने गुहार लगाई थी सरकार से, मगर उसे अंतिम संस्कार में जाने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि कल उसे पहले कब्रिस्तान के पास ही जहां उसके बेटे को दफन किया गया था, वहीं पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद में किसी पूछताछ के लिए लेकर जाया जाता है। और जैसे ही वहां से उसको लेकर आते हैं तो अतीक अहमद उस वक्त भी कहता है कि एक बार मेरे बेटे की कब्र पर मुझे जाने दीजिए, मगर उसे कब्र तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और जैसे ही उसे मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, बदमाश वहाँ पहले से रेकी किए हुए थे, पहले से बदमाश वहाँ छुपे हुए थे। ये बताया जा रहा है कि जो बदमाश हैं वो पत्रकारों के रूप में वहाँ पहुँचे थे, उनके पास में कैमरे थे, उनके पास में बैग थे। अमूमन जिस तरह से पत्रकार अपने साथ में बैग रखते हैं, अपने साथ में कैमरे रखते हैं, उसी तरह से उनके पास में कैमरे भी थे, बैग वगैरह भी थे। और वो इसी भेष में वहां पहुंचते हैं। जो पत्रकार हैं वो अतीक अहमद और अशरफ को जैसी गाड़ी से दोनों भाई उतरते हैं, उतरते के साथ में मीडिया उन्हें घेर लेती है। तमाम कैमरे चालू थे, पुलिस के घेरे में दोनों भाई थे। उसी वक्त उनको जो है जब उनसे सवालों की बौछार की जाती है, जो पत्रकार हैं उनसे पूछते हैं, अशरफ कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसी दौरान उसके भाई के माथे पर सटाकर गोली मार दी जाती है। जैसे ही अशरफ मुड़कर अपने भाई की ओर देखता है, उसी दौरान ताबड़तोड़ उसके भाई अशरफ पर भी फायरिंग कर दी जाती है। दोनों भाई मौके पर ही ढेर हो जाते हैं और जो वहाँ पर जो हथियारे थे उन्हें मारने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। नारे लगाने के बाद में वो अपने आप को सरेंडर करते हुए पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, ये साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, सिर्फ हिंदुत्व के लिए उन्हें मार दिया गया या फिर वो उमेश पाल के
उमेश पाल के हत्या होने के बाद से नाराज थे, जिसकी वजह से उसकी वो हत्या करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। बुलंदशहर का मेन मार्केट है, चौक बाज़ार है और ईद की तैयारियां जिस तरह से लोग कर रहे हैं, तमाम जो दुकानदार हैं आराम से अपनी दुकान खोलकर यहाँ पर जो है बिक्री करने में लगे हुए हैं। जिस तरह का माहौल बताया जा रहा था कि अफरा तफरी का माहौल हो चुका है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगा दी गई। उस तरह से बुलंदशहर की अगर मैं बात करूँ तो बुलंदशहर में तमाम जो इलाका है वो सभी एकदम नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार है, आवाजाही, जो ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, वो सभी अपने कारोबार में लगे हुए हैं। मैं कुछ दुकानदारों उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। और सर कैसे हैं? क्या नाम है आपका? बढ़िया है जी। आरिफ जी, एक सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, तमाम टीवी चैनल पर आपने देखा होगा, अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाइयों को जिस तरह से मारा गया है, वहाँ मर्डर उनका कर दिया गया पुलिस कस्टडी में, मीडिया वालों के सामने, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, देखिए, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा तो होना ही है भाई। इन्होंने भी किसी न किसी के साथ बुरा किया होगा, कत्ल किए होंगे, मर्डर किए होंगे, तो आज उनका भी मर्डर हो गया। लेकिन जिस तरीके से ये है कि भाई पुलिस कस्टडी में इस तरीके से मारा गया, वो एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से वो इतनी पुलिस की कस्टडी में सब कुछ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अच्छा। और जांच जो है बिठा दी है उनके, जो उसके लिए क्या कहें? नहीं, ये तो अच्छा कदम है बिल्कुल। अगर इस तरीके की कार्रवाई हुई है तो बहुत अच्छी हुई है और होनी भी चाहिए कि भाई ये जो पुलिस कस्टडी में अगर इतनी बड़ी वारदात होती है तो एक आम आदमी, वो तो खैर क्रिमिनल था, लेकिन आम आदमी के लिए भी एक सोचने का विषय है कि भाई पुलिस कस्टडी में अगर इस किस्म का कोई मर्डर हो जाए इतनी टाइट सिक्योरिटी के अंदर, तो एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। ये जो मर्डर हुए हैं दोनों भाइयों के, इसके लिए बारे में क्या कहेंगे? सही हुआ है। सही कैसे हो गया? सही है, इन्होंने भी अच्छे काम थोड़ी करे हैं, लोगों को सताया है, लोगों के साथ में इन्होंने भी मर्डर करे हैं, उनके साथ भी ऐसे होना है। लेकिन जो हुआ है पुलिस के साथ में हुआ है, बस ये गलत है। ऐसा नहीं है। पुलिस कानून है, सरकार है, वो सजा देगी, सरकार सजा देगी, अदालतें हैं, इसके लिए वो अदालत बैठी है, वो सजा देंगी। ऐसे नहीं मानना चाहिए था, बस ये गलत है। लेकिन वो भी लोग अच्छे नहीं थे जिन्होंने मर्डर किया। हाँ बिल्कुल, बात सही है। बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जो बात अगर मैं अतीक की करूं तो अतीक ने 17 साल की उम्र में पहला मर्डर कर दिया था और उसके बाद में वो ज़राइम की दुनिया में बादशाहत कायम की उसने, कि आसपास के इलाके के जो बदमाश थे, गुंडे थे, उसके नाम से भी थर्राते थे। वहाँ के जो बात करें अगर पुलिस की या और अधिकारियों की, वो तमाम अधिकारी, तमाम पुलिस, वो सब उससे मिलजुल कर चलते थे। अगर किसी पुलिसकर्मी को अपना ओहदा बढ़वाना होता था तो अतीक अहमद के पास वो पहुँचता था, क्योंकि अतीक अहमद 4 विधायक रह चुका था, अतीक अहमद सांसद भी रह चुका था, अतीक अहमद वहाँ की खुद अपने आपे में एक सरकार था। मुझे जेल से छूटने दो, गद्दी क्या चीज़ होती है, मैं जेल से छूटने के बाद बताऊंगा। ये वो अल्फाज हैं जिस वक्त अतीक अहमद ने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी थी और जब वो बेहोश होने के बाद में उठा था तो उसने तब ये अल्फाज कहे थे। अतीक अहमद का केस लड़ने के दौरान कोई जज ऐसा नहीं होता था कि उसको सज़ा सुना सके। उस दौरान जज भी डर जाया करते थे। 10 जजों को जब उसके केस सुनवाई के लिए कहा गया तो 10 के 10 जजों ने उसकी सुनवाई के लिए भी मना कर दिया था। मगर आज तमाम जो उसकी बादशाहत है वो सब ख़त्म हो गई, जो उसका पूरा सल्तनत है वो सब ख़त्म हो गई। जो उसके पास जो जितनी उसने ज़राइम की दुनिया से उसने संपत्ति इकट्ठा की थी, हज़ारों करोड़ की संपत्ति उसने इकट्ठा की थी, वो सब जिस तरह से उसने दूसरे लोगों से हत्याई थी, उसी तरह से उस संपत्ति को भी सरकार ने जब्त कर लिया है। जिन बदमाशों ने अतीक अहमद और उसके भाई को गोलियों से भूना है, उनकी उम्र अभी महज 20 से 21 साल के बीच की बताई जा रही है। वो प्रोफेशनल किलर बताए जा रहे हैं। जिस तरह से गोली चलाने का उनका अंदाज़ था, कोई भी ये नहीं बता सकता कि उन्होंने पहले कभी हथियार हाथ में ना लिया हो। ताबड़तोड़ लगातार उन पर फायरिंग जिस तरह से कर रहे थे, सटा के माथे से गोली मारी गई, जिसमें एक ही वार में उसका जो अतीक का भेजा बाहर निकल गया था। उस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो किलर थे वो बेहद प्रोफेशनल किलर थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक ही वार में जो दोनों भाई हैं उन्हें 10 से 15 फायरिंग जिस तरह से करके मौत के घाट उतार दिया। एक ज़रा सी भी कोई चूक उनसे नहीं हुई और अपने आपे को उन्होंने सरेंडर भी बड़ी आसानी से कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वो वहाँ पहुँचे थे, पहले से वो रैकी कर रहे थे, पहले से उन्हें अंदाज़ा था कि यहीं पर
जो अतीक अहमद है वो पहुंचेगा। अतीक अहमद मेडिकल रूटीन के लिए वहां पहुंचते हैं और रूटीन मेडिकल कराने के लिए जैसे ही वो अंदर एंट्री कर रहे थे, वैन से उतर रहे थे, उसी दौरान उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी जो शार्प शूटर था गुलाम मोहम्मद, उनका गुरुवार में जिस तरह से एनकाउंटर किया गया था, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो शाइस्ता परवीन है वो अपने बेटे के आखिरी दर्शन करने के लिए ज़रूर आएगी, वो जनाजे में ज़रूर शामिल होगी, मगर उस वक्त भी शाइस्ता परवीन नहीं थी। चाक चौबंद कर दिया गया था, चारों तरफ से उसके लिए पकड़ने के इंतज़ाम कर दिए गए थे, मगर उस वक्त भी शाइस्ता परवीन नहीं पहुँची थी। मगर अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बेटे के मरने के बाद में और पति की हत्या होने के बाद में अब जो है शाइस्ता परवीन खुद को पुलिस के हवाले कर सकती है।